हेलो, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। चलिए, आज इंग्लिश सीबीएसई 10th के कोर्स में जो फर्स्ट राइट है टेक्स्ट बुक, उसका जो फोर्थ चैप्टर है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, उसको आज हम स्टार्ट करते हैं। उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको, क्योंकि है ना, इसका बैकग्राउंड जानना हमारे लिए ज़रूरी था, इसलिए इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको एक सेपरेट वीडियो में पहले ही हम लोगों ने देख लिया है। एक छोटा सा वीडियो इसका पहले ही बना दिया है। तो अगर आपको इसका बैकग्राउंड देखना है तो गो टू दैट वीडियो, जो समरी ऑफ एन फ्रैंक, समरी नहीं, सॉरी, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन ऐसा करके है। तो वो अगर आपको ये समझने से पहले अगर देखना हो तो दैट इंट्रोडक्शन यू कैन ऑल्सो सी। सो आज हम इंट्रोडक्शन अभी फिर से नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सो द चैप्टर, द डायरी ऑफ, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अभी एन फ्रैंक हम जानते हैं कि एक जर्मन लड़की है जो मतलब उसको, जो नाजिस के अत्याचारों की वजह से उसको और उसकी फैमिली को शिफ्ट होकर उन लोगों को नीदरलैंड्स में जाना पड़ गया था। तो वहाँ उससे पहले उसने जो डायरी लिखी थी, उसके 13th बर्थडे पर उसको जो डायरी गिफ्ट में मिली थी, उसमें उसने ये सब लिखा है। सो लेट अस रीड। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एंड क्या लिखती है कि डायरी लिखना ये मेरे जैसी व्यक्ति के लिए थोड़ा स्ट्रेंज है, थोड़ा अनोखा, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl. और ये इसलिए स्ट्रेंज नहीं है, मतलब एन ये कह रही है कि ये इस तरह से डायरी में लिखना इसलिए स्ट्रेंज नहीं है कि मैं पहली बार लिख रही हूँ। ये तो रीज़न है ही, पर इसके सिवा भी ये रीज़न है कि बाद में, जब कुछ समय बाद, या तो मैं खुद या कोई भी इसको पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि नोबडी विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग। म्यूजिंग मतलब थिंकिंग, कि एक 13 साल की लड़की क्या सोच रही होगी, उसमें किसको इंटरेस्ट होने वाला है। मेरे को खुद को भी नहीं रहने वाला, इसलिए कोई भी इसको पढ़ने नहीं वाला। इसलिए मुझे लिखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इसको पढ़ने तो कोई नहीं वाला, फिर क्या लिख के, लेकिन फिर भी आई हैव स्टार्टेड। सो सी द थिंग कि उसने उसकी डायरी की शुरुआत कैसे की, कि उसको लग रहा था कि इसको कौन पढ़ने वाला है, मैं खुद भी नहीं पढ़ने वाली। खुद पढ़ने के लिए तो वो रही नहीं, वो बहुत जल्दी उसकी डेथ हो गई, लेकिन सारी दुनिया ने उसको पढ़ा। मतलब इतना वेल डॉक्यूमेंटेड उसकी डायरी हो गई थी। इट डजेंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, ना पढ़े कोई तो ना पढ़े, पर मुझे लिखने का मन है तो मैं लिखूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे चेस्ट में, मेरे सीने पर जो बोझ है, बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है, तो वो बताने का ये सोर्स है, तो इसलिए मैं ये डायरी लिखने वाली हूँ। Paper has more patience than people. It's a beautiful saying. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. मुझे ये जो saying है, ये जो proverb है, ये जो कहावत जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, कि पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल। पेपर जो है उसके पास लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है। बहुत बढ़िया सेइंग है ना। आई थॉट ऑफ दिस, ये बोलने का मेरे को बड़ा मन हो रहा था उस दिन, कब, जिस दिन मैं थोड़ी सी डिप्रेस थी और मैं अपने ऐसे चिन पर हाथ रखकर बैठी हुई थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। मैं बहुत बोर थी, मेरे पास करने को कुछ नहीं था, मतलब आई वॉज टायर्ड, लिस्टलेस मतलब आई वॉज टायर्ड, नॉट वेरी एनर्जेटिक, और समझ में नहीं आ रहा था मैं घर में रहूं या बाहर जाऊं। तो ये उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी से बात करूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था, सब अपने अपने में मगन। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, और मैं फाइनली वहीं रही जहां पर कि मतलब घर में बैठी रही। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मतलब थिंकिंग। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। बिल्कुल सही बात है कि पेपर जो है उसके पास बहुत पेशेंस होता है। लोगों के साथ क्या होता है कि अगर आप उनको अपनी दिल की कोई बात बताने जाते हैं, या तो फिर आप, एक संभावना होती है वो आपकी मजाक उड़ाते हैं, या वो आपको भाषण देने लगते हैं, या वो आपकी ही गलतियां आपको गिनाने लगते हैं। वो पूरी बात, जनरली बात पूरी सुनते भी नहीं, और इससे पहले ही वो कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं, और आप क्या कह रहे हैं और वो क्या समझ रहे हैं, इसमें भी डिफरेंस हो जाता है। और पेशेंस भी कम होता है, वो सुन ही नहीं पाते पूरा, उससे पहले ही कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं। पर पेपर का ऐसा नहीं होता ना, आप लिखते रहो, चाहे जितना लिखो और चाहे जो लिखो,
पेपर तो कोई ऑब्जेक्शन लेता नहीं या कुछ भी मतलब रिएक्ट भी नहीं करता. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this tip back notebook, grandly referred to as a diary. और वैसे भी देखो, पेपर के पास पेशेंस भी बहुत होता है, वो रिएक्ट भी नहीं करेगा, मैं जो चाहे वो लिख लूँ. दूसरी बात, वैसे भी मैं किसी को पढ़ने को ये देने ही नहीं वाली. स्टिप बैक मतलब जिसके जो कवर ऐसे स्टिफ कड़क होते हैं ना, तो वो मैं किसी को, जिसको डायरी ग्रैंडली मतलब जिसको बड़ा ग्रैंड तरीके से डायरी वगैरह बोला जाता है, ऐसे भी मैं किसी को पढ़ने के लिए तो देने ही नहीं वाली. अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड. और जब तक मतलब जब तक मैं किसी को तब तक नहीं दूंगी जब तक मैं एक रियल फ्रेंड मुझे मिल नहीं जाता. इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस. वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं लिखूं क्या भी, कुछ भी लिखूं और क्या लिखूं उसमें, क्योंकि कोई पढ़ने वाला तो है नहीं. सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. मैं पहले थोड़ा सा और कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ. सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. कोई भी ये नहीं विश्वास करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली है. एंड आई एम नॉट. मैं अकेली हूं भी नहीं. आई हैव अ लविंग पेरेंट एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. मेरे लविंग पेरेंट्स हैं, मेरी 16 साल की सिस्टर हैं, और मेरे बहुत सारे 30 लोग ऐसे, 30 पीपल ऐसे हैं जिनको मैं फ्रेंड बोल सकती हूँ. आई कॉल देम फ्रेंड. मेरे 30 फ्रेंड्स हैं. आई हैव अ फैमिली, लविंग ऑन्ट्स एंड गुड होम. मेरे पास अच्छी फैमिली है, लविंग ऑन्ट्स हैं, एक अच्छा घर है. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. सरफेस पर मतलब सतही तौर पे, ऊपर ऊपर से तो ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, बट मेरे पास सिर्फ क्या कमी है, एक ट्रू फ्रेंड की कमी है. मेरे पास ट्रू फ्रेंड नहीं है. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम. जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं क्या सोच रही होती हूँ, आई थिंक अबाउट ओनली टू हैव गुड टाइम. उनके साथ मजे करने हैं, अच्छा फन करना है. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मतलब जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो सारी रोजमर्रा की जो डे टू डे की जो ऑर्डिनरी बातें होती है, रेगुलर बातें, बस वही करती हूँ. मजाक मस्ती है, रेगुलरली ये किया वो किया, यहाँ गए वो गए, ऐसी जो रेगुलर बातें होती हैं वही करती हूँ. बाकी कोई दूसरी बातें हो नहीं पाती. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ये है कि हम इससे ज़्यादा एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते, वो प्रॉब्लम है. मतलब इतना क्लोज नहीं आ पाते कि हम अपने अंदर हमको क्या मतलब सोच रहे हैं, क्या हम फील कर रहे हैं, वो हम एक दूसरे को बता पाए. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. हो सकता है ये मेरी गलती हो कि हम एक दूसरे को कन्फाइड नहीं कर सकते. मतलब इतना ट्रस्ट एक दूसरे पर नहीं आ पाया है, इतना एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पाए कि हमारी पर्सनल बातें हम एक दूसरे से शेयर कर सकें. तो उसको ऐसे फ्रेंड की जरूरत है जिसके साथ वो अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर सके, लेकिन इतना क्लोज उसका कोई है ही नहीं कि वो अपनी पर्सनल बातें किसी को बता सके. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर. ठीक है, ऐसा है, ये है तो है. एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज. और अनफॉर्चुनेटली ये चीजें बदलने भी वाली नहीं है. जो है ऐसा ऐसा ही रहने वाला है. दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. और इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू की है. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. अब मेरे दिमाग में जो मेरे ट्रू फ्रेंड की जो इमेज है उसको एनहांस करने के लिए, उसको और बड़ा करने के लिए, उसको और मतलब ग्लोरीफाई करने के लिए, कि बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल डू. मैं और लोग जैसे सारे फैक्ट्स लिखते रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, वैसा कुछ नहीं करने वाली हूँ. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. ये जो डायरी है ये मेरी फ्रेंड बनने वाली, मेरी दोस्त है. और इस फ्रेंड को मैं क्या बुलाने वाली हूँ, मैं इसको बुलाने वाली हूँ किटी. तो एन ने अपनी डायरी का नाम रखा किटी. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plung right in. अब अगर कोई मेरी डायरी को पढ़ता है तो मेरी मतलब मैं जो स्टोरीज किटी को बताने वाली हूँ
मेरी डायरी को, वो अगर कोई पढ़ना शुरू करता है और मैं अचानक से कुछ प्लंग का मतलब होता है जंप, मतलब अचानक से एकदम किसी चीज़ पर जंप हो जाऊँ, बिना किसी बैकग्राउंड के अगर कुछ बताना शुरू कर दूँ तो पढ़ने वाले को तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक तरफ उसके दिमाग में है कि पढ़ेगा तो कोई नहीं, फिर भी लेकिन क्लैरिटी होना चाहिए, अगर किसी ने पढ़ा तो उसको समझ में आना चाहिए। तो थोड़ा बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, एकदम से जंप करके किसी सब्जेक्ट पर आ जाऊँ बिना किसी बैकग्राउंड के तो पढ़ने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। I would better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so. इसलिए अपनी ज़िंदगी का एक छोटा-सा स्केच, एक आउटलाइन मैं देना चाहूँगी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता देना, बट बिकॉज़ अगर कोई मेरी डायरी पढ़ता है तो उसकी जो घटना है उसको समझ में आनी चाहिए, इसलिए आई वुड गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ माय लाइफ। सी ये इसको कहते हैं डेस्टिनी ना, कि इस छोटी-सी लड़की को 13 ईयर गर्ल को लग रहा था कि डायरी तो कोई पढ़ने वाला है नहीं। और छोटी-सी लड़की के दिमाग में ये भी आया कि अगर कोई पढ़ता है तो थोड़ा-सा उसको बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। तो उसने वो सारा बैकग्राउंड लिखा, जो आगे जाकर लोगों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कितना मतलब आसान हो गया। क्योंकि उसका जो उसने जो डायरी लिखी, वो तो डॉक्यूमेंट बन गया आगे फ्यूचर में। सो इसको डेस्टिनी बोलना चाहिए ना, कि दिस इज़ डेस्टिनी, कि दिस इज़ हाउ डेस्टिनी मेड हर राइट हर डायरी। माय फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मतलब मेरे जो पिताजी हैं उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। मेरे फादर जो है वो सबसे प्यारे, एडोरेबल, सबसे स्वीट, वेरी एडोरेबल, वेरी नाइस पर्सन आई एवर हैव सीन। डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। मतलब जब उसके पेरेंट्स की शादी हुई तो उसके फादर थे 36 ईयर्स के और उसकी मदर थी 25 ईयर्स की। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। उसकी जो सिस्टर थी, जो बड़ी सिस्टर थी, उसका बर्थ कहाँ हुआ था? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और एन का जन्म जो हुआ था 12 जून को 1929 में। आई लिव्ड, वो भी फ्रैंकफर्ट में उनका जन्म हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। 4 साल की उम्र तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। उसके फादर जो थे वो हॉलैंड में मतलब नीदरलैंड में शिफ्ट हो गए 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और उसकी मदर जो थी वो भी हॉलैंड चली गई सितंबर में उसके पिताजी के साथ, मतलब सितंबर में दे माइग्रेटेड टू हॉलैंड। While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Aachen एक जर्मन की एक सिटी है, वहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर रहती थी, जहाँ पर दोनों बच्चों को ग्रैंडमदर के पास रखा गया था और पेरेंट्स हॉलैंड चले गए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर में मार्गोट भी चली गई पेरेंट्स के पास हॉलैंड। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुवरी व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। मतलब मार्गोट का जो बर्थडे वो फरवरी में आता था, तो फरवरी में मैं भी वहां गई और मुझे टेबल पर ऐसे कैजुअली, प्लंग मतलब कैजुअली रखना, पुट ऑन द टेबल। शी वॉज गिवन एज अ प्रेजेंट, मतलब मार्गोट का मैं उसके बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे प्रेजेंट पर दी गई थी उसको। मतलब दैट वाज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन कि मैं उसका बर्थडे प्रेजेंट थी। मतलब मार्गोट को बहुत अच्छा लगा ना उसकी सिस्टर आई, तो दैट वाज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर हर। सी द लैंग्वेज ऑफ अ 13-year-old गर्ल, इतना सुंदर लिख रही है ना, कि इतना मतलब डेकोरेटिव लैंग्वेज, बहुत गिफ्टेड है, शी वाज रियली गिफ्टेड। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। जैसे ही हम लोग हॉलैंड में पहुंची फरवरी में, तुरंत ही मैंने मॉन्टेसरी नर्सिंग स्कूल में जाना शुरू कर दिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। मैं मॉन्टेसरी स्कूल में 6 साल की होने तक वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और फिर जब 6 साल की होने के बाद फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट क्लास, जैसे हम क्लास बोलते हैं या स्टैंडर्ड बोलते हैं, वैसे उस समय फॉर्म मतलब क्लास हुआ करता था। मतलब वो जब 6 साल की हुई तो वो फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट क्लास में गई। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कुपेरस। 6th स्टैंडर्ड में मेरी जो टीचर थी कुपेरस, द हेड मिस्ट्रेस, वो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. और उस साल के अंत में, at the year end, हमने एक दूसरे को टीयरफुल मतलब बहुत इमोशनल होकर एक दूसरे को फेयरवेल दिया। फेयरवेल दिया मतलब हमने एक दूसरे से विदा ली। इस वक्त शायद
एंड वहाँ से शिफ्ट हो गई। तो 6th स्टैंडर्ड तक वो उस स्कूल में थी, वो एम्स्टर्डम में थी, वहाँ सॉरी हॉलैंड में थी, और वहाँ पर उसकी जो टीचर और वो उनका बहुत अच्छा अटैचमेंट हो गया था। तो जब वो वहाँ से निकली तो दोनों बहुत दुखी हुई और दोनों ने एक दूसरे को टीयरफुल, मतलब दोनों को रोना आ गया जब वो वहाँ से निकल रही थी। तो कितना अच्छे तरीके से लिखा है। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। सब जो 1941 का समर जो था, गर्मियाँ थी, उसमें उसकी जो ग्रैंडमा थी वो बीमार हो गई और उनका वही ऑपरेशन करना पड़ा। सो माय बर्थडे पास विथ लिटिल सेलिब्रेशन। सो जब मेरा बर्थडे था जून 12 जून को जो उसका बर्थडे था, वो थोड़ा लिटिल मतलब छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ, कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 और 1942 की जनवरी में ग्रैंडमा की डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। किसी को नहीं पता कि मैं कितना उनके बारे में, कितना हमेशा, हाउ ऑफन, कितना हमेशा उनके बारे में सोचती रहती हूँ, लगातार सोचती रहती हूँ, और आई स्टिल लव हर, मैं उसको अभी बहुत प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। और जो 1942 का मेरा जो बर्थडे था वो दूसरों के लिए मेकअप जैसा था, मतलब एक दिखावा जैसा था। अंदर से मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन ही नहीं होता। दैट वाज इंटेंडेड, मतलब एक कोशिश जो थी कि एक दिखावा जैसा था। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। वो जो केक पर कैंडल लगाते हैं उसमें एक कैंडल जो थी वो ग्रैंड माँ के नाम की भी थी। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड that brings me to the present date of 12 June 1942 and the solemn dedication of my diary. अब द फोर ऑफ अस, हम चारों जो हैं, मतलब मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर, हम लोग वी आर डूइंग वेल, हम लोग बहुत अच्छे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स टू मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। अब वो जो नेक्स्ट पेज है दैट इज 20 जून 1942, और दैट ब्रिंग्स दैट इज द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। सोलेम मतलब थोड़ा सीरियस, गंभीर, मतलब ये मेरे डायरी का एक थोड़ा सा सीरियस पार्ट था। मतलब अभी जो उसने लिखा था, क्योंकि उसमें उसके ग्रैंड मदर की डेथ, उनकी बीमारी, उसके बारे में उसने लिखा था, तो दैट वाज लिटिल सीरियस पोर्शन, सीरियस पार्ट ऑफ हर डायरी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट। सैटरडे 28 जून 1942। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्रैकिंग इन इट्स बूट। हमारी पूरी क्लास जो है वो बहुत नर्वस है, मतलब डरी हुई है। क्रैकिंग इन बूट्स इज एन ईडियम जिसका मतलब नर्वस होना, डरना। तो शेकिंग विथ फियर मतलब डरना, इन शॉर्ट डरना। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. रीजन क्या है इसका, हमारे सबके डरने का, कि अभी जो फोर्थ कमिंग मतलब आने वाली जो है, नेक्स्ट कमिंग, अपकमिंग मतलब जो अभी आने वाली है, जो मीटिंग है, टीचर्स मीटिंग, उसमें टीचर्स ये बताएंगे कि कौन आगे की क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रहेगा। इसका मतलब उस दिन रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी जो क्लास है वो बेट्स लगाने में, मतलब शर्त लगाने में लगी हुई कि कौन पास होगा, कौन फेल होगा, कौन क्या होगा, कैसे होगा। GN एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। हमारे पीछे बैठे हुए दो लड़कों पर मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग मतलब अनकंट्रोलेबली उन पर हंसे हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो कुछ बातें कर रहे थे और हम लोगों को बहुत हंसी आ रही थी उन पर। CN and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. हमारे पीछे जो लड़के बैठे थे उनका नाम क्या, CN एंड जैक्स, जिस पर इनको हंसी आ रही थी, वो उन्होंने अपना जो पूरा हॉलीडे का जो सेविंग था, जो भी उनके पास पैसे उन्होंने बचत की थी, वो पूरी सेविंग उन्होंने स्टेक पे लगा दी, मतलब बेट में स्टेक पे लगा दी कि हाँ अगर मैं जीता तो तुम्हारी सारी सेविंग मेरी और तुम्हारे, तो मतलब इस तरह से उन्होंने वो स्टेक पर लगा दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। वो पूरे समय फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट में पूरे टाइम दोनों, जब तक वो मीटिंग नहीं हुई तब तक दोनों, तुम पास हो जाओगे, वो बोलता था नहीं नहीं मैं नहीं हूँगा, फिर वो बोलता था नहीं तुम हो जाओगे, तुम नहीं हो, इतना कंटिन्यूस उनका वही चलता रहता था।
Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. जो मेरी फ्रेंड है जीस, उसने बिल्कुल ऐसा रिक्वेस्ट करके कि अब बंद हो जाओ भाई, कितना ये यही बोलोगे। इवन मैंने प्लीडिंग मतलब रिक्वेस्टिंग, मतलब प्रार्थना करनी, जैसा कि भाई ऐसा कि अब बंद हो जाओ ना प्लीज ऐसे। और माई एंग्री आउटबर्स्ट, मैंने आउटबर्स्ट मतलब गुस्सा, एकदम से इमोशनल आउटबर्स्ट, मैंने उनको गुस्से में डांटा भी कि अरे बस करो, कितना बोलोगे। कांट काम देम डाउन, लेकिन वो शांत नहीं हुए, उनका चालू रहा। मैं पास हो जाऊंगा, नहीं होगा, पास हो जाऊंगा। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. आप मुझसे पूछोगे ना, ऐसे बहुत से डमीज मतलब ऐसे डम हैं जो मतलब क्वार्टर ऑफ द क्लास ऐसे है, 1/4 ऑफ द क्लास ऐसे है जिनको वहीं रह जाना चाहिए, उनको आप आगे नहीं भेजना चाहिए, इसी क्लास में उनको फेल कर देना चाहिए मतलब। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। आप लोग भी इसको शायद, आपको भी सही लगेगा उसका सेंटेंस, कि टीचर्स जो है वो दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स हैं, उनका कोई भरोसा नहीं, प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, आप अंदाजा ही नहीं बांध सकते कि टीचर्स इसको कैसे मार्क देंगे, कैसे इवेल्युएट करेंगे। ऐसा नहीं होता, टीचर्स लोग फेयरली करते हैं, पर ठीक है, ऐसे मानती है 13 साल के बच्चे को ऐसा लगता है, आपको भी लगता है, बचपन में हमको ऐसे ही लगता है कि टीचर्स आर अनप्रेडिक्टेबल, पर ऐसा होता नहीं है। एनीवे, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स जो हैं और मैं खुद के बारे में इतनी परेशान नहीं हूँ, मुझे चिंता है उन लड़कों की। लड़के जरा पढ़ते वढ़ते नहीं है तो पता नहीं। वी विल मेक इट, हम तो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मुझे थोड़ा सा मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट, मैं थोड़ी सी आई एम डाउटफुल, इज मैथ्स। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट। पर अब एक ही तरीका है कि जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता तब तक वेट करो। Until then, we keep telling each other not to lose heart, और तब तक हम एक दूसरे को डरो मत करके एक दूसरे को बता रहे हैं। I get along pretty well with all my teachers. मैं अपने सारे टीचर्स के साथ मेरी अच्छे संबंध है, अच्छी बनती है। There are 9 of them. 9 मेरे टीचर्स हैं टोटल, 7 men and 2 women. 7 men और 2 women. Mr. Casing, the old fogey, uh, who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talk so much. हमारे जो मैथ्स के टीचर हैं मिस्टर केसिंग, ही वॉज एन ओल्ड फोगी, मतलब जो थोड़े ओल्ड फैशन थे। वो मुझसे बड़े अनॉयड थे, बड़े परेशान थे, बहुत लंबे समय से, फ्रॉम एजेस मतलब लंबे समय से मुझसे परेशान थे। क्यों? बिकॉज आई टॉक सो मच, मैं बहुत बात करती थी। बात करने वाले बच्चे तो टीचर्स को नहीं पसंद आते हैं क्योंकि वो पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। सो द टीचर वॉज अनॉयड विथ हर बिकॉज ऑफ द हर टॉकिंग हैबिट। After several warnings, he assigned me extra homework and essay on the subject a chatterbox. उन्होंने मुझे बहुत वार्निंग दी कि बोलो मत, बात मत करो, शांत रहो, ये वो, पर ये तो सुधरनी नहीं। तो आखिर में जो मिस्टर केसिंग थे उन्होंने क्या किया, उसको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, बाकी सब क्लास के अलावा एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया कि एक ऐसे लिख कर लाओ, अ चैटर बॉक्स मतलब जो बहुत बात करता है, मतलब जो बिना बेफजूल की बातें चलती रहती है, मतलब बातूनी, उस पर लिख कर आने को कहा। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? इसके बारे में क्या लिख सकते हो? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। अब इसके बारे में कौन क्या लिखेगा, पर मैंने सोचा इसके बारे में बाद में परेशान होंगे, छोड़ो अभी। उस मैंने वो टाइटल लिख लिया, इस पर ऐसे लिखना है करके वो बैग में डाल दी नोटबुक, एंड आई ट्राई टू कीप क्वाइट, शांत बैठने का प्रयत्न करने लगी, क्योंकि अब तो पनिशमेंट भी मिल गई थी। दैट इवनिंग, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। जब शाम को उस घर पे आने के बाद मैंने जब होमवर्क शुरू किया तो बाकी सारा होमवर्क पूरा हो गया, तो मुझे ध्यान आया, मेरा ध्यान गया कि वो नोट की तरफ कि जिसमें लिखा था मुझे ऐसे लिखना है चैटर बॉक्स पर। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. बहुत लोगों को आदत होती है ना, ऐसे फाउंटेन पेन का जो टिप होता है, मतलब पीछे की तरफ का हिस्सा आता है, उसको चबाते चबाते सोचते हैं। तो ये एन भी ऐसे उस फाउंटेन पेन के टिप को चबाते चबाते सोचने लगी कि अब इस पर मैं क्या लिखूं। Anyone could ramble on and leave big spaces between the word, but the trick was to come up with
कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। अभी इस सब्जेक्ट पर कोई कुछ भी रैम्बल मतलब फालतू की बातें, बहुत कुछ बोल सकता है, बहुत कुछ मतलब ऐसी इधर उधर की बातें, रैम्बल मतलब इधर उधर की बातें लिख सकता है, बोल सकता है, बीच में बड़े बड़े गैप्स मतलब बड़े बड़े लेटर लिखकर बड़े बड़े गैप्स छोड़ के उसको बड़ा कर सकता है कि भाई 3 पेज में लिखना है तो दूर दूर लिखो तो जल्दी हो जाएगा। उनको 3 पेज लिखने को दिए थे उसके टीचर ने, ऐसा किया जा सकता था पर ऐसा उसे करना नहीं था। क्यों? क्योंकि शी वांटेड टू हैव कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे उसको तर्क देने थे, ऐसे आर्ग्यूमेंट देने थे जिससे उसके टीचर कन्विंस हो जाए कि हाँ बात करना ये नेसेसिटी है, ये जरूरत है, बात करना बहुत आवश्यक है। सिर्फ ऐसे ही उसको वो खाना पूर्ति नहीं कर रही थी, उसको प्रूव करना था कि बात करना इज अ नेसेसिटी। I thought and suddenly I had an idea. I thought and suddenly I had an idea. So तेरे एक idea आ गया. I wrote the 3 pages Mr. Casing had assigned me and I was satisfied. मैंने जो मिस्टर केसिंग ने मुझे 3 पेजेस लिखने को दिए थे वो लिख दिए एंड आई वॉज सेटिस्फाइड। हाँ ये तो अच्छा लिखा है मैंने, ऐसा उसको लगा। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। मैंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया था कि बात करना ये स्टूडेंट का चरित्र है, उसका कैरेक्टर है, उसका मतलब उसकी पहचान है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मैं उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करूंगी, बट मतलब मेरी बात करने की आदत को मैं कंट्रोल में रखने की कोशिश तो करूंगी, लेकिन बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। लेकिन मैं इस हैबिट को पूरी तरह से क्योर तो नहीं कर पाऊंगी। क्यों? उसने उसका कारण बताया। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर। क्योंकि मेरी जो मदर है वो इतनी बात करती हैं, मतलब मैं जितनी बात करती हूँ उतनी या उससे शायद ज्यादा ही बात करती हैं, उतना बोलती हैं। मतलब माई मदर इज ऑल्सो अ चैटर बॉक्स एंड दैट देर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। और आप जो कुछ इनहेरिट करते हो, मतलब आपके पेरेंट्स से जो कुछ आप ट्रेट्स लेते हो, जो आप इनहेरिट करते हो, उसका तो कुछ किया नहीं जाता, उसका कोई इलाज नहीं होता। तो अब ये तो मैंने बात करने की आदत जो है वो मेरी मदर से ली है, इनहेरिट की है, तो अब इसके बारे में तो कुछ किया नहीं जा सकता। सो आई विल ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ बट आई वोंट बी एबल टू क्योर इट। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। उन्होंने मिस्टर केसिंग को हंसी आई, उन्होंने वो हंस पड़े जब उन्होंने पढ़ा उसके ऐसे को और ये आर्ग्यूमेंट्स पढ़े तो ही स्टार्टेड लाफिंग, ही हैड अ गुड लाफ। बट when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. पर जब नेक्स्ट लेसन में मैंने फिर से बात करना शुरू की, प्रोसीडेड टू टॉक माई वे मतलब फिर से बात करना जब शुरू की, उन्होंने ही असाइन मी अनदर एसे, एक और एसे लिखने को दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, इनकोरिजिबल मतलब जिसको करेक्ट किया नहीं जा सकता, ऐसे बातूनी के बारे में लिखो, मतलब खुद के बारे में। उसने क्या आर्ग्यूमेंट दिया था पहले से में कि वो तो करेक्ट खुद को क्योर नहीं कर सकती। अभी उसको टीचर ने बोला कि ठीक है, जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे चैटर बॉक्स के बारे में लिखो। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। मैंने लिख कर दे दिया, जो भी कुछ उसको सूझा उसने लिखा। आगे के 2 लेसन तक Mr. Casing did not complain, but however during the 3rd lesson he had finally had enough. पर ये मतलब इसका मतलब 2 लेसन में इन्होंने कुछ बोला तो नहीं, उसको डांटा नहीं, इग्नोर किया शायद, पर तीसरे लेसन में उनका पेशेंस खत्म हो गया। एंड ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ, मतलब वो हो गया, वो मतलब उनका पेशेंस खत्म हो गया। And Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. And Frank, तुम अभी एज अ पनिशमेंट एक ऐसे लिख कर लाओगी और टाइटल क्या रहेगा उसका? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ऐसा टाइटल उसको, क्वैक क्वैक कौन करता है? डक्स करते हैं ना, तो तुम ऐसा लिख कर लाओगी। द क्लास रोड, इतना फनी उसको टॉपिक दिया तो क्लास बिल्कुल हंस हंस के सब मतलब रोर हो गई क्लास में, एकदम सब लोग हंसने लगे जोर जोर से। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा।
though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. अब तक 2 बार चैटर बॉक्स में मैं लिख चुकी थी, तो अब मेरी जो क्रिएटिविटी थी, कुछ नया सोचने की जो क्षमता थी वो एग्जॉस्ट हो गई थी, खत्म हो गई थी. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स. अब कुछ तो नया करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा. समथिंग ओरिजिनल, कुछ एकदम अलग हट के, ओरिजिनल. My friend Sin, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. अभी मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है सेन, हु इज गुड एट पोएट्री, वो कविताएं लिख लेती है. तो उसने मुझे ऑफर किया कि वो उसे ये जो टॉपिक दिया है उसको टीचर ने, उसको शुरू से लेकर आखिर तक लिख कर देगी या लिखने में मदद करेगी. और मैं खुशी से उछल पड़ी कि वाह, ये बढ़िया आइडिया है. Mr. Casing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. जो कि मिस्टर केसिंग जो मैथ्स टीचर, वो मुझ पर जोक करना चाह रहे हैं ना, मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, तो अभी ऐसे अजीब सा रिडिकुलस सा सब्जेक्ट देकर, पर मैं आई विल मेक श्योर कि ये जोक उन पर होगा, उनकी मजाक बनेगी, ऐसा आई विल मेक इट श्योर, ऐसा एन ने सोचा. आई फिनिश्ड माई पोएम, वो पोएम उसने खुद ही लिखी, एन ने. आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. बहुत अच्छी पोएम थी, बहुत सुंदर थी. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. ये जो पोएम थी वो एक मदर डक और एक फादर स्वैन और उनके 3 डकलिंग के बारे में. डकलिंग मतलब उनके डक के बच्चे, डकलिंग. तो वो जो डकलिंग थे, उनको उनके फादर जो थे, उन्होंने इतना मारा कि उनकी डेथ हो गई. और क्यों मारा? क्योंकि वो बहुत क्वैक क्वैक क्वैक, वो क्वैक क्वैक उनकी बोली होती है, मतलब वो बहुत बात करते थे, इसलिए उनके फादर ने उनको इतना मारा कि उनकी डेथ हो गई. वेरी स्ट्रेंज ना. थोड़ा सा मतलब सीरियस टाइप की पोएम है. लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे. अब ये एक्चुअली एन ने जो पोएम लिखी, या उसके फ्रेंड की हेल्प से, या उसने खुद लिखी, वो एक तरह से इस तरह, वो ये एक जोक उन्होंने प्ले किया टीचर पर कि द टीचर इज बिहेविंग लाइक दैट स्वैन, द फादर डकलिंग, फादर डक स्वैन, जो फादर स्वैन है उसके, कि जिसने ज़्यादा बात करने की वजह से डकलिंग को पीट पीट कर मार दिया. ही इज बिहेविंग लाइक दैट. पर मिस्टर केसिंग जो थे, उन्होंने इस बात को राइट स्पिरिट में लिया, उन्होंने उसको अदरवाइज नहीं लिया, वो नाराज नहीं हुए, उन्होंने उसको राइट स्पिरिट में लिया. ही रेड द पोएम टू द क्लास. बजाय उसके गुस्सा होने के, नाराज होने के, उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने वो पोएम खुद तो जब पढ़ी होगी तो उन्होंने साइलेंट पढ़ी होगी, पर उनको इतनी अच्छी लगी तो उन्होंने पूरे क्लास को पढ़ के सुनाई. एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और साथ में उनके कमेंट्स भी करते गए साथ में. इट्स वेरी नाइस. एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल. और दूसरी बहुत सारी क्लासेस जहाँ वो पढ़ाने जाते थे, वहां पर भी उन्होंने ये पोएम पढ़ के सुनाई. मतलब उनको वो पोएम इतनी पसंद आई. इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑफेंडेड, ऑफेंड नहीं हुए कि इस तरह से वो लड़की, मतलब एन ने एक तरह से उन पर ही कमेंट किया ना कि ही वाज बिहेविंग लाइक दैट फादर स्वैन, बट उन्होंने उसको अदरवाइज ना लेते हुए उसको बहुत राइट स्पिरिट में लिया, और बल्कि उसको और मतलब प्रोत्साहन दिया, उसको एनकरेजमेंट दिया कि इतना अच्छा, इतना सेंसिटिवली लिखा है. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. उसके बाद से मुझे बात करने की परमिशन मिल गई, मतलब मुझे डांटते नहीं थे, और मुझे कभी भी बात करने के लिए क्लास में उन्होंने कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया. मतलब फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उनका पर्सपेक्टिव भी शायद चेंज हो गया. ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि उल्टा हो गया. ऑन द कॉन्ट्ररी, मिस्टर केसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. आजकल तो मिस्टर केसिंग्स जो ओल्ड फोगी थे ना, जो मतलब थोड़े से गंभीर किस्म के व्यक्ति थे, आजकल वो खुद भी काफ़ी जोक वोक करने लगे, मतलब उनमें चेंज आ गया. तो ये पोएम का उन पर इम्पैक्ट हुआ. तो एक तो पोएम बहुत सेंसिटिव, बहुत अच्छा टॉपिक है, और दूसरी उनके जो टीचर हैं, उनको भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने उसको कितने अच्छे से लिया, बल्कि उन्होंने नाराज होने की जगह उसको प्रमोट किया, और उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट भी किया कि हाँ, मेरी कहीं गलती हो रही है, इतना मतलब मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है नहीं. So this is very nice gesture of the teacher also. So this was the story. Now she signed off. Yours N करके उसने उस पेज पर साइन ऑफ किया. Extracted from the diary of young girl with slight adaptation.
ये कहाँ से लिया गया है, वो जो उसके फादर ने जो बुक छपवाई है द डायरी ऑफ यंग गर्ल, वहाँ से ये लिया है। इसमें थोड़े से एडाप्शन किए, मतलब थोड़े से चेंजेस किए हुए हैं। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी। एक्चुअली ये एक तो इमेजिनरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। और बहुत अच्छे से एन ने लिखा। एक 13 साल की लड़की इतना अच्छा लिख रही है, और इतना उस मतलब इतनी छोटी सी उम्र में उसकी डेथ भी हो गई, और इतना जस्ट जस्ट 2 साल, 13 से 15 साल की उम्र तक ही उस डायरी में वो लिख सकी, और वो इतना वेल डॉक्यूमेंटेड स्क्रिप्ट हो गया कि दुनिया भर में आज भी बहुत पॉपुलर है। और आज सोचिए कि एन को लग रहा था कि उसकी डायरी कोई नहीं पढ़ेगा, वो शायद खुद भी नहीं पढ़ेगी, खुद तो वो रही नहीं, लेकिन आज दुनिया पढ़ रही है। आज उसको स्कूल में टेक्स्ट बुक में उसके स्टोरीज पढ़ने में पढ़ी जा रही है। सो दिस इज़ वंडरफुल। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सेंसिटिव स्टोरी। सो दिस वाज द स्टोरी। अब अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सो टेक केयर। ओके, गुड।